नाज़रीन, यूथ फोरम के आज के शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान कुरैशी। नाज़रीन, सिविल सर्विसेज इम्तिहानात मौजूदा दौर में बहुत बड़े कैरियर ऑप्शन के तौर उभर रहा है और नौजवानों में इसमें बढ़ता हुआ रुझान भी पाया जा रहा है। नाज़रीन, सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने के लिए क्या हिकमत अमली दरकार है? इसके लिए आम तुलबा में बिलउमूम और ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में बिलखुसूस बेदारी मुहिम और तरबियती नवियत के प्रोग्राम मुनाकिद करने की जरूरत है। नाज़रीन, जुम्मू कश्मीर में हर साल हजारों की तादाद में तुलबा JKAS इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन बहुत कम उम्मीदवारों का यह ख्वाब शर्मिंदाए ताबीर हो जाता है। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू भी इसी हवाले से है, यानी सिविल सर्विसेज इम्तिहानात, रुझानात और मुश्किलात। नाज़रीन, आज के शुमारे में हमने वादी के चंद JKAS ऑफिसर्स को मदऊ किया है ताकि वो अपने तजुर्बात की रोशनी में हमारे जो एस्पिरेंट्स है उनकी रहबरी और रहनुमाई कर सके। आज के जो हमारे मेहमानान हैं, सबसे पहले आपको उनका तारुफ कराते हैं। मेरे दाएं जानिब है आप है महराज वानी, आप प्रोजेक्ट मैनेजर है DIC बांडीपोरा में। आप है सहील इकबाल, आप डिप्टी SP है गांधरबल में। डॉक्टर रासिक पीरजादा, आपने हाल ही में KS का एग्जाम क्वालिफाई किया है। और आप है एजाज हुसैन मलिक, स्टेट टैक्सेस ऑफिसर। मैं आप सभी मेहमानों का आज के यूथ फोरम के शुमारे में दिल की अमीर गहराइयों से खुश आमदीद करता हूं। थैंक यू जी महराज साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो ये JKAS का एग्जाम होता है, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को जानकारी दे दीजिए। इसमें कितने मरहाइल होते हैं, उस हवाले से हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें आगाह कर दीजिए। इस एग्जाम में 3 मरहले होते हैं। पहला मरहला आपका होता है प्लम्स एग्जामिनेशन, और दूसरा होता है आपका मेंस एग्जामिनेशन, और तीसरा होता है आपका इंटरव्यू एग्जामिनेशन। इसमें जो आपका प्लम्स होता है एग्जाम, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जी। और इसमें 2 पेपर्स होते हैं। एक आपका होता है जनरल स्टडीज और दूसरा होता है आपका CSAT। जनरल स्टडीज में टोटल 100 सवाल पूछे जाते हैं जी। हर एक सवाल के 2 नंबर होते हैं और इसी पे मेरिट डिसाइड होता है 200 नंबर से। जो आपका CSAT होता है, ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है और इसमें आपको 200, अभी तो 100 क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, तो 2 मार्क्स के हिसाब से 200 में से आपको 66 मार्क्स लाने होते हैं। जो बच्चे इसमें क्वालिफाई करते हैं, अगर वैकेंसी 100 है तो 25 टाइम्स बच्चे मेंस के लिए जाते हैं। और मेंस आपका सब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें जनरल स्टडीज के 4 पेपर्स होते हैं और हर एक पेपर के 250 नंबर होते हैं, वो 1000 नंबर बन जाते हैं। आपका इसमें ऐसे पेपर होता है 250 नंबर का। आपका एक ऑप्शनल चुनना होता है, जो उसमें हम आगे भी बात करेंगे प्रोग्राम में। उसमें 2 पेपर्स होते हैं 250 नंबर के, तो वो हो गए 500 नंबर जी। तो 1750 का मेंस का टोटल पैरामीटर होता है, 1750 नंबर का। जो बच्चे इसमें क्वालिफाई करते हैं, कितने क्वालिफाई करेंगे? अगर 100 पोस्ट हैं, 3 गुना ज्यादा इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं ठीक। और इंटरव्यू का फाइनल जो मार्क्स होते हैं वो 250 नंबर होते हैं और मेंस प्लस इंटरव्यू 2000 में से फिर बच्चों का मेरिट लिस्ट डिराइव किया जाता है। बिल्कुल, ये इस एग्जाम के 3 मरहले हैं। जी जी जी। सहील साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी ये हमें आगाह कर रहे थे, जो ये एग्जाम होते हैं इसमें 3 मराहिल होते हैं। सबसे पहले जो मरहला होता है वो प्रीलिम्स का होता है। आप हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये जानकारी दे दीजिए, किस तरह से वो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, किन किताबों का उन्हें मुताला करने की जरूरत है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जो ये पूरा एग्जाम है, इसको आप अलग से नहीं पढ़ सकते कि पहले मैं प्रीलिम्स की तैयारी करता हूं, फिर मेंस की तैयारी करूंगा, फिर इंटरव्यू की। इट्स अ होलसम प्रोसेस। तो जब आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको ये सोच के ही चलना है कि वन डे आई एम गोइंग टू अपीयर इन द इंटरव्यू। पहले आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए। उसके बाद जैसे कि महराज साहब ने ऑलरेडी कहा कि प्रीलिम्स की जो स्टडी है, वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। सो यहाँ पे व्हेन यू स्टडी अ बुक, अगर आपको कोई भी किताब पढ़नी है, जैसे हम पॉलिटी की एग्जांपल ले लेंगे। पॉलिटी में जो किताब है बाय लक्ष्मीकांत, वो इट इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स, ठीक है। अगर हम उसी किताब की बात करें, उसमें अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे, आपको उसको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं, आपको जब आप उसका टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, आपको खुद देखना है कि इसमें एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे सवाल पूछ सकता है, वो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी कैसे चेक कर सकता है। एंड एट द सेम टाइम जब आप उसको डिस्क्रिप्टिव हिसाब में पढ़ रहे हैं, आपको देखना है कि अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो क्या आप इसका जवाब लिख पा रहे हैं, क्या आप उसको अपने ख्यालात को आंसर्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं या नहीं। सो दिस इज द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू, एंड होलसम स्टडी प्रोसेस होना जरूरी है। नॉट ओनली प्रीलिम्स एंड मेंस, बट एट द सेम टाइम
पढ़ाई करते हुए अगर आप सोचेंगे कि इफ टुमारो आई एम आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन द इंटरव्यू, तो उसमें मैं कैसे उसका जवाब दूंगा। सो दैट इज हाउ द एंटायर एग्जाम प्रोसेस शुड बी टेकन। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। रासिक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो दूसरा मरहला होता है उसका, वो मैनर्स का होता है, जो एक अहम मरहला होता है, इसमें डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम होता है। आप बता दीजिए मुझे किस तरह से एक एस्पिरेंट है इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे। सर मेंस के लिए एक तो मेंस स्पेसिफिक कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी या प्रीलिम्स में भी पढ़ते हो और इनमें मेंस की भी वेटेज है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, सोशल इश्यूज, GS4 ऑप्शनल, ये प्योरली मेंस स्पेसिफिक है। तो इस चीज की जो डिफरेंस समझने के लिए सर मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम्पल से मैं समझाऊं। एक टॉपिक है पॉलिटी में एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ पे अगर प्रीलिम्स पे क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन ये आएगा कि ये किस शेड्यूल में है, कौन सा अमेंडमेंट इसके रिलेटेड है, कौन सा केस है सुप्रीम कोर्ट में जो कोई तो होलान केस है ये, और प्रोविजंस क्या है डिस्क्वालीफाई होने के, या कौन डिस्क्वालिफिकेशन से बचेगा, ये प्रीलिम्स है। अगर सर आप इसी टॉपिक पे मेंस का क्वेश्चन कैसा आएगा, तो मेंस का क्वेश्चन ये बन सकता है कि don't you feel that anti-defection law makes a legislator dependent on his party, thus it somehow suppresses the individual freedom of the legislator, in this reference critically examine the anti-defection law। यह है सर बेसिक एग्जांपल जिससे हम समझेंगे कि प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है। अब जो ये वाली इंफॉर्मेशन है यह हमें बेसिक बुक से नहीं मिलेगी लक्ष्मीकांत से, ये एनालिटिकल स्किल्स हमें खुद डेवलप करने होते हैं बच्चे को, और ये खुद हो जाते हैं और दे प्रोसेस। जब इंसान पढ़ता है, जब आप आर्टिकल्स पढ़ोगे न्यूज़पेपर्स में, तो सर इतनी नॉलेज आ जाती है कि इंसान आराम से लिख पाता है। जी बहुत शुक्रिया जी। एजाज साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्रीलिम्स की बात हुई, मेंस की बात हुई, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि कोचिंग कितनी जरूरी है। और हम ये देख रहे हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, ऑनलाइन कोचिंग भी दस्तयाब है, लेकिन उसके बावजूद जो एस्पिरेंट्स है, ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है, वो यहाँ से दिल्ली, जम्मू कोचिंग करने के लिए जाते हैं, जहां पर उन्हें किसी रकम भी खर्च करनी पड़ती है। क्या ऑनलाइन कोचिंग जो है वो ऑफलाइन कोचिंग का मुतबादिल नहीं बन सकती है? फैजान साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और पर्सनली भी इस इशू के साथ बहुत टाइम से जुड़े हैं। देखिए, आज का दौर जो है, यहाँ पे आपके पास मटेरियल की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। आपकी अगर हम एक्सेसिबिलिटी की बात करें, एडटेक कंपनीज जितनी भी आई है, जिन्होंने यूट्यूब की माध्यम से, यूट्यूब के जरिए जो रेवोल्यूशन किया एजुकेशन को, तो अगर कोई बच्चा सिविल सर्विसेज आज के दौर में क्वालिफाई करना चाहता है, देखिए माहौल की बात अलग है, लेकिन जहां तक रिसोर्सेज की बात है जी, तो मुझे नहीं लगता कि उसे अपने रूम से या कहीं घूमने की जरूरत है। अगर उसे आप सिलेबस उठाइए, बेसिक जो आपको देखना पड़ेगा, आप सिलेबस उठाएं, आप देखें कि मुझे पढ़ना क्या है। अगर आपको बुक्स आपके पास है, आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं जी। हजारों ऐसे टीचर्स हैं जो बड़े, इस जो फील्ड है इसमें जो बड़े मंझे हुए टीचर्स हैं, उनके लेक्चर्स आपको विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी एक्सपेंस, वो फ्री में मिल जाते हैं। सही बात। मुद्दा क्या है कि जब हमने भी शुरू किया तो एक गलत फहमी थी कि हमें कोचिंग की जरूरत है। बिल्कुल। बेसिकली क्लासेस में जब हम पढ़ाते हैं, और सिविल सर्विसेज जो है वो मोस्टली मिडिल क्लास का ही ख्वाब रहा है जी। आप देख लीजिए, वो मिडिल क्लास का ही, वो उन्हीं बच्चों का ख्वाब है कि जो अपना कहीं नाम बनाना चाहते हैं, तो वो उतना एफर्ट नहीं कर सकते। अगर वो कर सकते थे तो रेयरली इट वुड हैव हैपेंड कि वो इसमें आते। लेकिन अब जब हम जैसे लोगों की बात है जो मिडिल क्लास से आते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि हम जब शुरू करते हैं तो हम कोचिंग से ही शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से कोचिंग जो है वो एक एडवांस लेवल की, जब हम एडवांस लेवल में आते हैं, जब हमें सारी चीज़ें समझ में आती है कि सिलेबस कवर हो गया, ये चीज़ें सारी बेसिक कंसेप्ट्स कवर हो गए, तब हम कोचिंग जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। वो भी क्लास कोचिंग नहीं, क्लासेस नहीं जी। हम मॉक जो ये, एक तो अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो मॉक सीरीज आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये मेंस के हवाले से कर रहे हैं तो आप जो टेस्ट सीरीज होती है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे क्या होता है, आपको ये पता चलेगा कि मैं इस लेवल में कहाँ हूँ, मेरे जो पैर है वो कितना पानी में है और कहाँ तक मेरी लेवल जो प्रिपरेशन की वो कहाँ तक पहुंची है। क्योंकि सर मेरा हिसाब है, बिल्कुल, ये या हम जो बहुत सारे लोग जिन्होंने इसमें पहल की कि हम बच्चों को अवेयर करें अपने पर्सनल लेवल पे भी, ये बहुत सालों से काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हम भी यूट्यूब पे लोगों को यही बताते रहते हैं कि आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, कोचिंग आपके पास है, बस आपके पास जज्बा हो, जुनून हो, पता हो करना क्या है। हर कोई कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपके पास यूट्यूब है, बाकी सोर्सेज है। और कहीं फाइनली यही है कि मेरे ख्याल में
मैं बाकी लोगों का नजरिया नहीं रख सकता, जो मेरा नजरिया है, मुझे नहीं लगता आज के दौर में कोचिंग की कोई इतनी अहमियत है, ना हमने कभी कोचिंग की पर्सनल लेवल पे भी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो मेन पार्ट होता है जो मैनेज में हमें चूज करना पड़ता है, आप हमें बता दीजिए किस तरह एक एस्पायरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करे, क्या जिसमें उसकी ख्वाहिश हो, जिसमें उसका इंटरेस्ट हो वो सब्जेक्ट चूज करे, या जो उसने पीजी में पढ़ा हो, एमए में पढ़ा। देखिए फैजान साहब, जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये इस प्रिपरेशन में पहले 1200 नंबर होते थे। बिल्कुल। जब हमने एग्जाम दिया था तब 2 ऑप्शनल्स होते थे और उसमें 1200 नंबर होते थे 2 ऑप्शंस में। जब से स्कीम चेंज हो गई, चाहे यूपीएससी में चाहे केएस में, अब दोनों एग्जाम सेम पैटर्न पे चलते हैं। तो ऑप्शनल के टोटल 500 नंबर है, लेकिन जब हम मेरिट को एनालाइज करते हैं ना, ऑप्शनल से ही मैक्सिमम नंबर जो आपकी रैंक है ना वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शनल आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब कश्मीर में मैंने पर्टिकुलरली देखा, मैं कश्मीर की बात करूंगा या जम्मू को हम अगर मद्देनजर रखते हैं, तो यहाँ पे सुनी सुनाई बातें ज्यादा चलती है। बिल्कुल। सुनी सुनाई मींस, जैसे मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी लिया था। बिल्कुल। अगर मुझे कोई बोलता है मैं क्या लूं, तो मैं बोलूंगा मैंने पब एड में किया, वो बोलता है मैं भी करूं पब एड में। बिल्कुल। अब यहाँ पे एक चीज है, इस बार जब हम सिलेक्शंस को एनालाइज कर रहे थे, नियर अबाउट 28 बच्चों का जो अभी हमसे मिले, उनका एंथ्रोपोलॉजी था। बिल्कुल। तो सारे बच्चे बोल रहे हम एंथ्रो ही ले लेंगे। बिल्कुल। आप किसी का उर्दू अच्छा है, वो बोलता है उर्दू में 50 क्वेश्चन रट्टा मारने, तो उर्दू ले लेंगे। बट ऑप्शनल कैन बी अ गेम चेंजर। ऑप्शनल कैन बी द रीजन कि आपको 1 साल फिर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ऑप्शनल चुनने के लिए 2-3 चीजें, अगर आपका ग्रेजुएशन में अच्छा रहा है, कोई सब्जेक्ट रहा है, जैसे आज बच्चों का रुझान है ऑनर्स करते एक ही सब्जेक्ट में, तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा आप उसी सब्जेक्ट में जाए। कुछ बच्चे होते हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मैनेजमेंट से है, तो वहां पे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो सामने नहीं आते हैं। बिल्कुल सही बात। तो उनको चाहिए कि वो ऑप्शनल का लिस्ट उठा लें। मैं नहीं बोलूंगा वो टिक क्रॉस कर ले, पहले वो निकाले वो ऑप्शनल जो वो ले नहीं सकते। बिल्कुल। जैसे इफ आई एम कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मैं जूलॉजी ले नहीं पाऊंगा, मैं बॉटनी ले नहीं पाऊंगा। बिल्कुल। तो मैं प्लस माइनस करके लास्ट में 6-7 सब्जेक्ट बच जाएंगे। आपका हिस्ट्री है, हर कोई ले पाता है, कोई भी बैकग्राउंड से हो, आपका ज्योग्राफी है, आपका इकोनॉमी है, फिलॉसफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लिटरेचर है। तो जब भी बच्चा इन ऑप्शनल्स को चुने, पहले एक काम करें, सिलेबस देख लें, उसके बाद कम से कम 5 साल के पेपर उठा ले एक बार। बिल्कुल। उनको कुछ नहीं आएगा, बट वो अपना एक कॉम्पिटेंस देखेंगे, अगर मैं पढ़ूंगा कैन आई आंसर द क्वेश्चंस देन कि नहीं। बिल्कुल। जब उनको 5 साल का पेपर पढ़ लिया अच्छे से, सिलेबस 2-3 बार पढ़ ले, किताबें भी नहीं लानी है। बिल्कुल। उसके बाद किसी मेंटोर से बात करें, ताकि हमें यह भी देखना है कि क्या इसके लिए आपको गाइडेंस अवेलेबल है। कोचिंग नहीं, गाइडेंस की बात कर रहा हूं। क्या इसके लिए हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं। ये पैरामीटर्स देख के फिर वो एक ऑप्शनल चुन सकता है। ये नहीं मैंने ये लिया, सहील साहब ने ये लिया, इजाज साहब ने, रासिक साहब ने ये लिया, तो मैं भी इसी में करूंगा। ये सुनी सुनाई बातों पे अमल नहीं करनी है। कम से कम सिलेबस देखना है, 5 साल के पेपर्स, और एक मेंटोर से बात करनी है। और आज मेंटोरशिप बहुत इजीली अवेलेबल है। सहील साहब जो है इंटरव्यू के टाइम बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, इजाज साहब ने इंटरव्यू के टाइम बड़ा अच्छा काम किया, यूट्यूब पे इजाज साहब होते हैं। तो आजकल वो जमाना नहीं है कि 5-5, 10 साल का गैप है एस्पिरेंट्स के साथ कि बच्चे डर जाएंगे। आज हम हर एक मीडिया के थ्रू अवेलेबल है। बस यही चीज है कि बच्चे आने चाहिए। जी महाराज, यहाँ पे आपसे मैं जिमनी सवाल एक पूछना चाहूंगा, वो ये है कि हमने बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि वो सब्जेक्ट स्कोरिंग है। किसी का इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में होता है, लेकिन वो एंथ्रोपोलॉजी लेता है, कहता है स्कोरिंग है। क्या इसमें कोई सदाकत है या कोई मिथ है? वो देखिए जी, एग्जाम सब्जेक्ट का है कि हमारा है? एग्जाम तो एस्पिरेंट का है ना। बिल्कुल। तो हाउ डज इट मैटर। और ये जो मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा यहाँ पे, ये जो डर है ना और ये जो फेलियर है, ये बेइज्जती है, ये मिडिल क्लास के लिए नहीं बनी है। बिल्कुल। ये डर, ये फेलियर, ये बेइज्जती, ये बादशाहों के लिए होती थी। हमारे लिए ये चीज नहीं है। अब आप बोल रहे हो कोई ऑप्शनल स्कोरिंग है, ऑप्शनल कहां से स्कोरिंग होता? कुछ उम्मीदवार कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स में आपको ओपिनियन बेस्ड ज्यादा है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 3 साल से ओपिनियन बेस्ड, करंट बेस्ड ज्यादा आ रहा है, जो ट्रेडिशनल किताबों से नहीं निकल रहा है। एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री आपका स्टैटिक पोर्शन है, तो जो आपने किताबों से पढ़ा, यू आर एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम जॉनर। ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके जो करंट बेस्ड पॉलिटिकल साइंस का IR पेपर जैसे आपने कहा, ये करंट बेस्ड है, नो वन कैन प्रिडिक्ट इसमें पूछा क्या जाएगा। तो वही चीज आती है स्कोरिंग, नॉन स्कोरिंग। असल में जिसने भी अच्छे से पढ़ा होगा, मेरे बैचमेट्स ने मैनेजमेंट में किया, मेरे बैचमेट्स ने एनिमल हस्बेंड्री में किया, मेरे बैचमेट्स ने साइकोलॉजी में भी किया। हमारा हर एक का बैकग्राउंड अलग अलग है, लेकिन हमने उन सब्जेक्ट्स में किया जो हमने कभी पढ़े भी नहीं थे। लेकिन जब मटेरियल अच्छा हो, किताबें अच्छी हो, बेसिक्स क्लियर हो,
टेस्ट सीरीज अच्छी हो, मेंटोरशिप अच्छी हो, तो आप आराम से किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं। और ये जो डर है ना, पहले ही दिन से हमें डराया जाता है कि ये लोग हैं, इसमें स्कोर कम होगा, ये बस हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जी बिल्कुल, कहा जाता है जो उड़ान है वो परों से नहीं हौसलों से होती है। बिल्कुल। इफ आई मे ऐड टू दिस, बोथ एजाज साहब ने जो पॉइंट रखा और मेराज सामने, एक चीज जो इस एग्जामिनेशन के बारे में हमें बहुत इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत है कि इसमें कोई भी वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं होता। I'll give an example. For us, there were 70 people who qualified the exam, and all 70 were using different strategies. So it is more about for a particular person उसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी काम आएगी. It is not important जो रासिक साहब के लिए काम आएगा वो मेरे लिए भी काम आएगा. There are different ways of approaching this examination. The only main thing is जो आपका स्टिपुलेटेड सिलेबस है उसको आप अच्छे से कवर कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए. ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट एजाज साहब्स पॉइंट, ये मैंने अपने घर पे ही देखा हुआ है वेदर कोचिंग इज इंपॉर्टेंट और नॉट. माय एल्डर ब्रदर, ही इज केएस 2019 बैच, अफलाक अहमद साहब. हिज स्टोरी एंड माई स्टोरी वॉज कंप्लीटली डिफरेंट. He did not take any coaching. उनने कोई भी कोचिंग नहीं की, कोई टेस्ट सीरीज नहीं की, nothing. But for me, मैंने यहां पे भी कोचिंग की, मैंने दिल्ली में भी कोचिंग की, आई टुक टेस्ट सीरीज. इट वर्कड फॉर हिम एंड फॉर मी एज वेल. तो कोई हम ऐसा वन स्टॉप नहीं बोल सकते कि कोचिंग करो या नहीं करो. इट डिपेंड्स ऑन, बहुत ज्यादा एक स्टूडेंट के कैलिबर पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे चलना चाहता है, इस एग्जाम को कैसे लेना चाहता है. अलबत्ता इन माई पर्सनल ओपिनियन, फॉर ऑप्शनल स्पेसिफिकली, इफ यू डोंट हैव अ बैकग्राउंड इन द ऑप्शनल, देन इट्स बेटर, इट इज एडवाइजेबल टू टेक कोचिंग. जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. जी रासिक, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि JKAS के हवाले से जो है बाजारों में, मार्केट में बहुत सारी किताबें जो है दस्तयाब है, लेकिन एक जो एस्पिरेंट है वो किस तरह मेयारी कुतुब का जो है वो किस तरह उसको मिलेंगे, वो किस तरह से इंतखाब करे वो उनका? सर बुक्स तो अभी ऑनलाइन भी अवेलेबल है, PDF फॉर्म में और ऑफलाइन में भी है. लेकिन सर अभी प्रॉब्लम यह है कि अभी कुछ ज्यादा ही सोर्सेज अवेलेबल है और वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. सही बात. क्योंकि यहाँ पे क्या पढ़ना है, जितना ये इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है. एक होते हैं एफर्ट्स में फिर दो चीजें आती है, डायरेक्टेड एफर्ट्स एंड मिसडायरेक्टेड एफर्ट्स. मैंने ऐसे भी कुछ दोस्तों को देखा है जो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन उनके एफर्ट्स कहीं ना कहीं मिसडायरेक्टेड थे. वो बुक पढ़ रहे थे, वो सोर्स उन्होंने लिया था जो उतना इफेक्टिव नहीं था फ्रॉम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो राइट सोर्स चूज करना ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है. तो बिफोर चूजिंग एनी सोर्स, जैसे मैंने मेंस के लिए सुनिया IAS की जो बुक्स आती है और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा काम कर गई, क्योंकि मुझे लगा है मेरे मेंस का जो स्कोर आया है उसमें उन बुक्स का बहुत ज्यादा रोल है. तो सोर्सेज चूज करने से पहले मेंटोर्स से बात करनी चाहिए, सीनियर से बात करनी चाहिए, क्योंकि एक बार आपने कोई बुक चूज की तो पूरे साल आप 2 साल वही बुक पढ़ रहे हो. फिर 2 साल बाद आप ये नहीं सोच सकते कि अब मेरी बुक गलत थी, अब वो बहुत ज्यादा फिर लॉस ऑलरेडी हुआ है. तो सोर्सेज चूज करने से पहले आई थिंक मेंटोर से बात करनी चाहिए, सीनियर से बात करनी चाहिए, उसके बाद ही हमें बुक्स चूज करनी चाहिए. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे की कि एक एस्पिरेंट को पता होना चाहिए पढ़ने से पहले कि पढ़ना क्या नहीं है. जी सर. जी एजाज साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत सारे उम्मीदवार जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, अरकरेजी करने के बाद भी वो कामयाब नहीं होते, लेकिन फिर हम ये देख रहे हैं कि वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, जहनी तनाव के शिकार हो जाते हैं. इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए फैजान साहब, फेलियर जो है वो ऑलमोस्ट हर सक्सेस स्टोरी का एक पार्ट होता है. बिल्कुल. ये एग्जाम में जब हम एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं, हम समझते हैं कि जो लेवल की तैयारी हमारी है तो बाकी लोगों की ऐसी ही होगी. जो एक्सपेक्टेशंस है, जब हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो वो हम जो एक्सपेक्टेशन लेवल हम बढ़ाते हैं वो जब नहीं होता है तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो डिप्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है. इस का अगर मैं पर्सनल लेवल पे अगर मैं आंसर दूं, जब हम तैयारी कर रहे थे तो बहुत बार ऐसा हुआ कि UPSC में प्रीलिम्स नहीं हुआ. बिल्कुल. प्रीलिम्स हुआ तो मेंस नहीं हुआ. लेकिन एक हमने दिमाग में ये बिठा के रखा था कि अगर कुछ भी हो हमें ये हासिल करना है. इसके लिए हमें किसी से भी गाइडेंस लेनी पड़े, कहीं पे भी जाना पड़े, कितने भी घंटे पढ़ने पड़े, लेकिन इस फेलियर को हम अपनी स्टोरी का पार्ट हमेशा के लिए नहीं बनाने देंगे. क्या होता है जब कामयाबी मिलती है, एक मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ. 1453 में, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ तो इससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन की ये चीजें मिलती रहती है. 1453 में क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कॉन्कर किया, सबको पता है. बिल्कुल. बट ये हम याद रखते हैं कि कॉन्कर किया, हमें ये याद नहीं है कि उससे पहले 25 बार अटेम्प्ट किया. बिल्कुल. किसी को पता नहीं है. इससे इंपॉर्टेंट क्या है कि फिटनेस के साथ थोड़ा सा मैं जुड़ा रहता हूं, इसका थोड़ा शौक है.
फिटनेस की दुनिया में एक नाम है, मे बी आप लोगों ने सुना होगा, रॉनी कोलमैन। रॉनी कोलमैन जो है वो 8 बार मिस्टर ओलंपिया बने। एक सबसे बड़ा जो टाइटल है बॉडी बिल्डिंग में वो मिस्टर ओलंपिया है। रॉनी कोलमैन को जब पूछा गया कि ये मिस्टर ओलंपिया बनने के लिए आपको कितनी साल मेहनत करनी पड़ी, बोला मैं 30 साल से मेहनत कर रहा था, जिसमें मैंने 1000 बार जो मुझे रिजेक्ट किया गया, उसके बाद जब मुझे लगा कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, तो तब जाके मैं यहाँ आया और मैंने जो है ये कामयाबी हासिल की। देखिए एग्जाम्पल्स तो दुनिया भर के हैं, हमारे सामने अमेजन है, सबको पता है कि अमेजन इज वन ऑफ द फिनोमिना, इट्स अ ट्रेंड सेटर, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि जेफ बेजोस उससे पहले एब्सोल्यूट फेलियर थे। तो फेलियर को अगर हम अपनी स्टोरी का पार्ट बनाए, वी आर गोइंग टू लिव इन ओब्लिवियन, हम जो है हमारी हस्ती मिट जाएगी, क्योंकि ये हमारे सामने है कि नाउम्मीदी जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बिल्कुल, वो सिखाया गया है कि नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अब मसला ये है, जब बच्चा फेल होता है, नेचुरल है कि वो उसके इमोशंस डिस्टर्ब हो जाए, वो डिप्रेस हो जाए, लेकिन अगर वो देखें कि जो कंपटीशन में बाकी लोग हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, जिनका 4 में हुआ, 5 में हुआ, 6 में हुआ, लास्ट में हुआ, उनकी तरफ देखें, उनसे बात करें कि आपको ये मोटिवेशन कहां से आई कि आप फिर मैदान में आए। और हमने देखा होगा, आप सर से पूछिए, हम कभी किसी को ये नहीं पूछते कि आपका कौन सा अटेम्प्ट था, हम बोलते हैं आपका बैच कौन सा था। सही बात, अटेम्प्ट मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर उसका 5th अटेम्प्ट है तो मेरे सामने उसकी रेस्पेक्ट ज्यादा है, क्योंकि उसमें जोश था, उसका फोकस था, और वो हमेशा सोचा कि मुझे ये मंजिल पानी है तो पानी है, और जब वो पाता है तो सब शाबाशी देते हैं। फेलियर कोई याद नहीं रखता, और उसे खुद भी वो फेलियर जो है ज्यादा देर तक याद नहीं रहता। जी बिल्कुल, फेलियर की वजह से जो एस्पिरेंट उसके हौसले पस्त नहीं होने चाहिए। जैसे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अगर खो गया एक नशे मन तो क्या गम, मुकामाते आहो फुगा और भी है, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। और एक शायर का शेर है कि तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बिल्कुल, जी मेरा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो इंटरव्यू होता है, यानी पर्सनालिटी टेस्ट होता है JKAS एग्जाम में, उसमें जो प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम होता है, उसमें इंफॉर्मेशन और नॉलेज का टेस्ट किया जाता है। लेकिन जो अब इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में हमने ये देखा है कि उसमें जो इंसान की इंटेलिजेंस का चेक किया जाता है, पर्सनालिटी का चेक किया जाता है, लेकिन कुछ एस्पिरेंट जो है वो उस वक्त भी किताबों का मुताला करते हैं। तो किस तरह से वो पर्सनालिटी टेस्ट जो है उसके लिए प्रिपरेशन करें? देखिए फैजान साहब, जैसे सेल साहब ने पहले ही बोला आपको, इट इज ए हॉलिस्टिक कंप्लीट प्रिपरेशन। बिल्कुल, आपका प्लम्स मेंस इंटरव्यू हम इनको सेग्रीगेट होते हुए देखते ही नहीं है। बिल्कुल, जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं, देखिए जी आपका प्लम्स क्वालिफाई हो गया, 25-30 हज़ार बच्चों ने फॉर्म भरा था, आप उसमें बाहर आए, तो आपका फैक्चुअल नॉलेज चेक हो गया। बिल्कुल, मेंस में आपका एनालिटिकल पार्ट चेक हो गया। तो पर्सनालिटी में अगर आपको 10 सवाल नहीं भी आते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो नॉलेज पाते वो आपके 2 मरहलों में चेक हुआ है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी में ये देखा जाता है कि आपका जो रुझान है चीजों का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, आपका एटीट्यूड क्या है, आप किस तरह से चीजों को देखते हो, आपका विजन क्या है, वो चेक किया जाता है। लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जी, मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, तो मुझे अंग्रेजी ज्यादा नहीं आती है, तो उससे मेरे इंटरव्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू शुड बी एबल टू जस्ट कंप्लेंट द प्रोसेस, और अपने थॉट्स को आप क्लियरली इंटरव्यू पैनल को बता पाए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपने चूंकि पर्टिकुलर इंटरव्यू का पूछा, तो मैं बोलूंगा न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जी, न्यूज़पेपर जो है ना, ये अखबार सिंपल अखबार नहीं है। हम टैक्स पेयर्स होते हैं गवर्नमेंट के, हमारा जो भी पैसा है वो सरकार खर्च करती है, और उसकी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाती है, बिकॉज वी आर लिविंग इन द सोसाइटी ऑफ गुड गवर्नेंस। तो पर्टिकुलरली JNK में, दिल्ली में जब हम बैठे थे, तो दिल्ली में 7:30 बजे सुबह अखबार आता है, हम पहले अखबार से ही शुरुआत करते थे दिन की। लेकिन कश्मीर में पर्टिकुलरली मैंने देखा, लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया है, और इंटरव्यू के टाइम पे वो 1 साल का करंट अफेयर्स मगअप करते हैं। और जब इंटरव्यू वाले किसी टॉपिक को पकड़ते हैं ना, दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू गिव राइट आंसर्स, क्योंकि एक क्रैम नॉलेज होती है। अब न्यूज़पेपर जो है वो प्लम्स और मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उस पर एडिटोरियल पेज आते हैं, उससे आपका एनालिटिकल एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। आप दुनिया से कनेक्ट रहते हो। जैसे अभी तुर्की में ज़लज़ला आया, तो न्यूज़पेपर आपको ये बताएगा अर्थक्वेक क्या होता है, पहले कब आया था, 1939 में क्या हुआ था, 2022 का क्यों डिफरेंट है, रिक्टर स्केल पे क्या है, हिमालयाज में क्या हुआ, इंडिया कहां पे आता है, हमारी प्रिपरेशन क्या है, डिजास्टर एक्ट क्या है। तो न्यूज़पेपर आपको ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को भी टच देता है
और आपके जो करंट का पोर्शन है वो भी कवर कर देता है। और आप प्रीलिम्स पढ़ रहे होते हो लेकिन आपकी एनालिसिस बढ़ रही होती है फॉर इंटरव्यू, क्योंकि जो इंटरव्यू कर रहे होते हैं जितनी हमारी एज होती है उनका तजुर्बा होता है। सो उनको पहले ही पता चल जाता है इंसान में कितनी वुकत है और इंसान कितना सच्चाई से पेश आ रहा है। और इंटरव्यू के लिए दूसरी बात है, झूठ नहीं बोलना है। यू डोंट हैव टू जस्ट फेक योरसेल्फ। आपको पता नहीं होगा क्योंकि जो सामने लोग बैठे होते हैं वो बहुत बंजे हुए खिलाड़ी होते हैं, बहुत तजुर्बा होता है। यस, और जिनको थोड़ा बहुत बोलने में दिक्कत है, कम से कम अगर वो 10-20 मिनट डेली अखबार पढ़ के खुद से बात करें या आईने के सामने बैठ के बात करें। या एक और प्रॉब्लम भी है, हम जब सिविल सर्विस प्रिपरेशन में आ जाते हैं हम पहले दिन फैमिली छोड़ देते हैं, सोसाइटी छोड़ देते हैं। मैं बोलता हूं पढ़ाई सिर्फ 6 घंटे की है पर दिन, 24-24 घंटे कोई नहीं पढ़ता है। 6 घंटे पर दिन कंसिस्टेंसी फॉर 1 ईयर, उसके बाद सिर्फ रिविजन है। और जब आप सोसाइटी के साथ पहले से ही दूर जा रहे हो तो कल को अफसर बन के आपको सोसाइटी में एलियन समझा जाएगा। तो आप अपनी सोसाइटी में अपने जो अच्छे दोस्त हैं, जो रीडर्स ग्रुप हम बनाते हैं, तो वहां उनके साथ बैठें, फिर जो मुद्दे उठते हैं उन पे चर्चा करें, तो आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बिल्डअप हो जाएगा। कहीं पे दिक्कत होगी लैंग्वेज में वो भी दूर हो जाएगी, और कहीं पे आप उनसे सीखोगे वो आपसे सीखेंगे। सो ग्रुप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रीलिम्स और इंटरव्यू तक आपको साथ देंगे। जी बहुत खूब। जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमने कुछ एस्पिरेंट्स देखे हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और इंटरव्यू में ड्रॉप हो जाते हैं, कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं वो भी ड्रॉप हो जाते हैं। तो किन चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है एक एस्पिरेंट को इंटरव्यू देते वक्त? ख्याल रखने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये बहुत अच्छा फोरम है जहां से हम पब्लिक को इस बारे में एजुकेट कर सकते हैं, कि जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें 1800 मार्क्स आर फ्रॉम द मेंस एग्जामिनेशन एंड ओनली 250 मार्क्स आर फ्रॉम इंटरव्यू। ठीक है, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आप इंटरव्यू में टॉपर है फिर भी आप सिलेक्ट होंगे, या आप इंटरव्यू में लास्ट है आप फिर भी सिलेक्ट होंगे। ठीक है, सो योर मेंस कैरीज द मैक्सिमम वेटेज, दैट इज द फर्स्ट थिंग। बिल्कुल। सेकंड थिंग इज जो आपने कहा इंटरव्यू के बारे में, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द थिंग इज दैट आप इंटरव्यू को एज अ क्वेश्चन आंसर राउंड लेना बंद करें। यू नीड टू थिंक अबाउट इंटरव्यू एज अ सिंपल पर्सनैलिटी टेस्ट। बिल्कुल। आई वुड लाइक टू साइट द एग्जाम्पल ऑफ माई ओन इंटरव्यू, जहां पे ऑन द ट्रॉट देयर वर क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड टू अस, फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए। नाउ इवन इफ, मतलब आप एनसाइक्लोपीडिया तो है नहीं कि आप कंटिन्यूअसली सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस का आंसर देंगे। सो नेचुरली यू आर, मतलब आपसे 2-3 सवाल वहां पे मिस होंगे ही होंगे। इट इज एट दीज टाइम्स कि आप अपने आप को कैसे संभालेंगे, आप कैसे वहां पे बोलेंगे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, वहां पे आप कैसे खुद को संभालते हैं वो आपका इंटरव्यू ज्यादा डिफाइन करता है। बिल्कुल। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट रादर देन आप नॉलेज क्रैम अप करें और फिर वो वहां पे सिर्फ बोलते जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। राशिक, मैं आपसे जानना चाहूँ, हमारे पास वक्त की कमी भी है, तो आपने हाल ही में इंटरव्यू फेस किया, तो किस तरह के सवाल वहां पर पूछे जाते हैं? सर इंटरव्यू पे अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द ऑल द पैनल जो वहां पे बोर्ड मेंबर्स थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, मुझे लगता है मैंने 80% अपना इंटरव्यू खुद डिसाइड किया वहां पे। द रीजन बीइंग कि मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाई यूएसए फेल्ड इन अफगानिस्तान, तो मैंने जब वहां उसके रीजन मेंशन किए, एक रीजन मैंने वहां पे मेंशन ये किया था कि यूएसए कंप्लीटली इग्नोर्ड अदर स्टेक होल्डर्स इन द अफगानिस्तान एंड दे रिलाइड कंप्लीटली ऑन फ्यू कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। तो जब मैंने वहां पे वो मेंशन किया तो क्वेश्चन वहीं पे आया था, डोंट यू थिंक इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन अफगानिस्तान वाज अ फेलियर? तो इसका आंसर सर मैं आपको बताऊंगा जो मैं वहां पे दिया, तो आप ये समझ पाएंगे कि क्या इंटरव्यू होता है। सर मैंने कहा India was realistic enough to know that we did not have any power to change developments in Afghanistan unilaterally. Therefore, our policy of strategic silence or wait and watch approach was the most suitable one after Taliban takeover. However, क्योंकि हमें बैलेंस करना पड़ता है, however, our recent engagement with Taliban shows our ideological shift with respect to the Taliban. Therefore, I believe the developments, political and economic development should be taken so that we can leverage security and economic benefits from the Afghanistan. जी सर ऐसे बैलेंस करना होता है। जी एजाज साहब, चलते चलते मुख्तसर हमारे नाज़रीन जो इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? जनाब मैं एक नज़म पेश करता हूँ द्विवेदी जी की। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कमी क्या रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती।
थैंक यू। आप सभी मेहमानों का मैं दिल की उम्मीद गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने मसरूफियात के बावजूद आप यहाँ आए। थैंक यू। जी नाज़रीन, आप JKAS इम्तिहान के हवाले से हमारा आज का शो देख रहे थे। अगले प्रोग्राम तक दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।